हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हंसते हंसते कट जाएंगे आईआईटी के रास्ते विथ योर टैक्स का टीचर सीए करण शेठ। दोस्तों, शुरू करते हैं आरटीपी नवंबर 24 सीए फाइनल से माय डियर फ्रेंड्स। और अगर हम लोगों ने 500 लाइक का टारगेट कंप्लीट किया दोस्तों, तो द नेक्स्ट वीडियो दैट इज कमिंग इज 30 tricky questions from the past 6 RTPs. Yes, पास्ट 6 अटेम्प्ट के RTPs में जो भी ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे एक अच्छा सा वीडियो बनाऊं जो आपके लिए एक बहुत मददगार चीज़ साबित होगी। क्यों? बिकॉज आपको पूरा RTP करने का ज़रूरत नहीं, बस वो क्वेश्चंस कर लीजिए, और वो कर लिए तो आपने जो ट्रिकीएस्ट पार्ट होगा, जो रिपीट नहीं होता आपके मॉड्यूल में, राइट, वो आप अपने एंड पे पूरा का पूरा ख़त्म कर लेंगे। सो इफ़ यू रियली वांट मी टू डू दैट, राइट, टाइप RTP in the comment section, right? And yeah, let's start, my dear friends, with November 24 CA final RTP. Let's go. दोस्तों, सबसे पहला जो केस सिनेरियो है यहाँ पे, वी टॉकिंग अबाउट श्रेयांस लिमिटेड विच इज़ अ कॉन्ग्लोमेरेट जिसका बिजनेस है बेटा, बहुत फैला हुआ बिजनेस है उसका, आईटी में, एफएमसीजी में, होटल इंडस्ट्री में। ठीक है, अब देखो, मेरा तरीका बहुत सिंपल है, मैं पूरा कॉम्प्रिहेंशन पहले कभी भी रीड नहीं करता। पूरा केस स्टडी रीड करने का कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं होता बेटा, बिकॉज आप वैसे भी वो इन्फॉर्मेशन को याद नहीं रख पाओगे कभी भी, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सीधा क्या है क्वेश्चन पे जाए। Which of the following statement is correct in respect of services related to usage of vacant godown? Right? अब ये क्वेश्चन पूछा है, अब आप सीधा क्या है केस स्टडी में जाओ कि ये वेकेंट का गोडाउन वाला सिनेरियो कहाँ आता है। तो यस, वी कैन राइटली सी इट हियर माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आता है। ओके, अब एक कॉन्टेक्स्ट के लिए पहला पैराग्राफ बस पढ़ लिया करो, सो दैट आपको आइडिया आ जाए कौन सा मंथ है, क्या फाइंड करना है, वगैरह वगैरह। राइट, तो वी आर राइट नाउ इन द मंथ ऑफ अप्रैल, एंड इंटरनल पॉलिसी कंपनी का ये है कि उसके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सिंगल रजिस्ट्रेशन है इन ईच स्टेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द डाइवर्सिफाइड ऑपरेशंस बीइंग अंडरटेकन इन दैट स्टेट। यानी कि अगर लेट्स से गुजरात है तो गुजरात के अंदर होटल भी है, आईटी का भी बिजनेस है, और उसका एफएमसीजी का भी बिजनेस है, तो भी उसका रजिस्ट्रेशन एक ही होगा। राइट, 3 अलग अलग नहीं होंगे, एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। ओके, अभी अप्रैल मंथ में हुआ ये है कि एफएमसीजी डिवीजन ऑफ द कंपनी इन जयपुर अग्री टू यूज वेकेंट गोडाउन विद इन द प्रेमाइसेस ऑफ होटल डिवीजन। तो आज होटल डिवीजन जो है दोस्तों, ठीक है, उसने एफएमसीजी को बोल दिया कि भैया टेंशन मत ले, मैं तुझे अपना वेकेंट गोडाउन ओके भाड़े पे दे देता हूँ। ठीक है, अब सीन क्या है कि ये होटल कहाँ पे है दोस्तों, होटल उदयपुर में है, राजस्थान, और ये एफएमसीजी कहाँ पे है, जयपुर में है, वो भी है इन राजस्थान। ठीक है, अच्छा, वैल्यू ऑफ अरेंजमेंट यहाँ पे कितना है, 5 लाख पर मंथ। द सेड अमाउंट वाज अग्री टू बी एडजस्टेड बाय द वे ऑफ इंट्रा डिवीजन एडजस्टमेंट ऑन मंथली बेसिस। ठीक है, ओके। अब आप समझिए इस बात को कि यहाँ पे जैसे मैंने बताया दोनों राजस्थान में है, राइट, अज्यूमिंग, राइट, और याद रखना ये भी श्रेयांस लिमिटेड का है, ये भी श्रेयांस लिमिटेड का ही है, राइट, एंड आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि चलो होटल फॉर एग्जांपल एक रजिस्टर्ड पर्सन है, तो याद रखना फिर मुझे एफएमसीजी को अनरजिस्टर्ड ही बोलना पड़ेगा, और मैं वाइसा वर्सा भी अज्यूम कर सकता हूँ। मुद्दा ये है कि ये दोनों ट्रांजैक्शन किसके बीच में हुआ है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये दोनों ट्रांजैक्शन डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हुए? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन कहाँ पे डिफाइंड है, 25(4) और 25(5) के अंदर। 4 के अंदर डिस्टिंक्ट पर्सन को क्या बोला है कि जब भी 2 रजिस्टर्ड पर्सन है विद इन द सेम स्टेट या डिफरेंट स्टेट, और 25(5) में क्या बोला है, एक रजिस्टर्ड है और दूसरा जो एस्टेब्लिशमेंट है आपका दूसरे स्टेट में वो अनरजिस्टर्ड है, राइट, पर यहाँ पे दोनों सेम स्टेट में है और एक रजिस्टर्ड है और एक अनरजिस्टर्ड है, तो ट्रांजैक्शन क्लियरली दोस्तों डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में नहीं हुआ है। और ट्रांजैक्शन अगर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में नहीं हुआ है
तो याद रखना इट इज नॉट अ सप्लाई ओनली, इट इज नॉट अ सप्लाई, एज सिंपल एज दैट। इवन दो इट हैज कंसिडरेशन, अंडरस्टैंड, यहाँ पे ऐसा ही बोला जाएगा कि श्रेयांश ने अपने आप को ही माल बेचा है, राइट। हाँ, अगर ये क्या है दूसरे स्टेट में होता और वो रजिस्टर्ड होता तो ऐसा बोला जाता कि अलग अलग व्यक्ति को के साथ आप डील कर रहे हो, लाइक सप्लायर को डिफरेंट पर्सन है, रिसीवेंट को डिफरेंट पर्सन है, बिकॉज दोनों का अलग अलग जीएसटी नंबर है, राइट। और उसे डिस्टिंक्ट पर्सन का क्या है, डीमिंग फिक्शन दिया गया है अंडर 25(4) या 25(5), वॉट एवर द केस में भी। बट सिंस ऐसा है ही नहीं तो मैं ऐसा ही समझूंगा क्या कि मैंने अपने आप को ही माल बेचा, एंड देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ सप्लाईज इन जीएसटी। मैं अपने आप को ही नहीं माल बेच सकता कि करण तो करण को ही माल बेच रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। और इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स ये सप्लाई ही नहीं होगा, एंड विच इज़ वाई यहाँ पे द बेस्ट ऑप्शन विल बी बी, दैट नो जीएसटी चार्जेबल ऑन यूसेज ऑफ वेकेंट लैंड ऑफ होटल डिवीजन, बिकॉज क्लियरली इट इज़ नॉट अ सप्लाई। ठीक है, आई होप यू ऑल गॉट इट। ओके, और याद रखना जब भी ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जहाँ पे दो ब्रांचेस के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है विद इन द सेम स्टेट, जहाँ पे एक रजिस्टर्ड है एक अनरजिस्टर्ड है, याद रखना वो सप्लाई नहीं है, तो वो एग्रीगेट टर्नओवर, बी इट योर कॉम्पोजिशन स्कीम का टर्नओवर या फिर या रजिस्ट्रेशन का, उसमें भी इंक्लूड नहीं होगा, जस्ट सेइंग दैट। ओके, next, assuming that the payment of utilization of IT platform has not been made by hotel division to the IT division till the end of October month of current financial year, hotel division shall, okay, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे होटल डिवीजन, यहाँ पे आईटी डिवीजन ने होटल डिवीजन को अपना प्लेटफॉर्म दिया था यूज करने के लिए, ठीक है। अब सीन क्या है यहाँ पे कि assuming that the payment for utilization of ITC has not been made, तो इफ़ यू कैन सी माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे बी वाला पॉइंट देखिए, ये होटल डिवीजन ऑफ कंपनी इन महाराष्ट्र यूज द आईटी प्लेटफॉर्म ओन एंड मैनेज बाय द आईटी डिवीजन ऑफ द कंपनी इन दिल्ली, राइट। आईटी कंपनी कहाँ पे है, दिल्ली में, याद रखना, और ये कहाँ पे है, राजस्थान, ठीक है। ओके, अब सीन क्या है कि भैया द वैल्यू ऑफ सच सर्विसेज वर डिटरमाइंड एज 12 लाख पर मंथ, द आईटी डिवीजन ट्रीटेड द सेम एज डीम सप्लाई लायबल टू जीएसटी एज पर शेड्यूल 1 and charge GST on deemed supply in the invoice issued on 25th April. The hotel division availed the ITC on such deemed supplies. However, no payment was made for such services. तो सिंपल सी बात है, इसको ये ट्रांजैक्शन ही हुआ है विदाउट कंसिडरेशन, पर ये ट्रांजैक्शन डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं क्या, दैट द ट्रांजैक्शन इज बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। क्यों? ओके, अज्यूमिंग दैट बोथ आर रजिस्टर्ड पर्सन, तो 25(4) में आ जाएगा। अज्यूमिंग दैट वन इज रजिस्टर्ड वन इज अनरजिस्टर्ड, तो फिर उस केस में, एंड द रीजन आई विल से दैट यू नो एंड दिस कुड हैव बीन अनरजिस्टर्ड इज बिकॉज आप समझो कि राजस्थान में आईटी वाला बिजनेस भी रजिस्टर हो सकता है, सॉरी आईटी क्या अपना वो एफएमसीजी भी हो सकता है और होटल भी हो सकता है रजिस्टर, तो डजेंट मैटर एट द एंड ऑफ द डे 25(4) में केस आ जाएगा, 25(5) में आ जाएगा, फिर आप इसको कुछ भी गिनो, बिकॉज ये ट्रांजैक्शन डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में वो, ये पक्की बात है बॉस, ये पक्की बात। तो इनके बीच में डीम सप्लाई हुआ है एज पर 7(1)(c), तो आपने जीएसटी लगा दिया है, होटल ने इसका आईटीसी भी ले लिया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ओके ये ट्रांजैक्शन हुआ था कभी, अप्रैल के महीने में, आपने अभी एक फूटी कौड़ी पेमेंट की नहीं की है अक्टूबर तक, नॉट पेड एनीथिंग, तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, क्या होटल को अपना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा बिकॉज इट्स बीन मोर देन 80 डेज? आंसर इज नो, बिकॉज वो 180 डेज का कंडीशन जो है माय डियर फ्रेंड्स, वो सिर्फ और सिर्फ इसको एप्लीकेबल होता है, ऐसे केस में जहाँ पे कंसिडरेशन और जीएसटी पेमेंट रिसिपेंट सप्लायर को करता है, पर जब वो करता ही नहीं तो बात खत्म। आर यू गेटिंग इट? दैट्स इट। तो जब केस आता है डीम सप्लाई का, आरसीएम का या एडिशंस का अंडर 15(2)(b, तो क्या है, आपका 180 डे वाला कंडीशन एप्लीकेबल ही नहीं होगा,
और इसीलिए यहाँ पे क्लासिक एग्जाम्पल इज दिस कि नो नीड टू रिवर्स द ATC in the month of October because that application of 180 days is not applicable in this case because it's a classic case of deemed supply. ठीक है. Next, in relation to the stay of executives family in the company owned hotel in Udaipur, Rajasthan, value of supply of accommodation services by hotel division is. Now listen to this carefully. हुआ क्या है यहाँ पे? आज ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो बेसिकली एक एम्प्लॉय की हैसियत से ही काम कर रहा है, और एम्प्लॉयर कौन है? ऑब्वियसली श्रेयांस लिमिटेड. ठीक है. तो जब इन दोनों का एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट हुआ था, बात क्या हुई थी कि भैया एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कंसिडरेशन देगा. ठीक है. अब वो कंसिडरेशन दो चीज में हुआ, एक सैलरी और दूसरा पर्क्स. ओके. अब पर्क्स में ये डिसाइड हुआ कि आपको 5 लाख का वाउचर मिलेगा जो आप अपनी ही कंपनी के होटल में रिडीम कर सकते हो. ये किसको वाउचर दिया गया है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को. ठीक है. तो क्लियरली दोस्तों, सैलरी हो या पर्क्स हो, ये सब आपको मिला है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट. और इसीलिए ये पूरे अमाउंट पे ओके कभी भी GST नहीं लग सकता बिकॉज ये पूरा केस आता है 7(2) के अंदर. ठीक है. एज यू कैन राइटली सी इन केस C, executive director as a part of salary and perquisites, right, gets a voucher of 5 lakhs redeemable at any property. The voucher was used by executive director in a company owned hotel Udaipur. The total amount charged was 25 lakhs, जिसमें से 5 लाख के इसने कर दिए है क्या? वाउचर रिडीम, और फिर रिमेनिंग पेमेंट कर दी है. ठीक है. तो क्वेश्चन क्या आता है कि जो होटल है उसने तो क्लियरली सर्विस दिया ही है बेटा. किसको? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को. कितने का सर्विस दिया है? 25 लाख का. ऑब्वियसली जिसमें उसने कैश कंपोनेंट यूज किया है और अपने वाउचर्स यूज किए हैं. ठीक है. तो अब आप ये वाउचर्स पे नहीं बोल सकते हो सर कि आप 25 लाख नहीं 20 लाख ही लो बिकॉज 5 लाख तो अपना ही तो होटल है ना सर, अरे આપણું જ છે ને सर, तो उस पर नहीं लगेगा. नहीं बेटा, वो ट्रांजैक्शन यहाँ पे हुआ है. समझा? वो ट्रांजैक्शन यहाँ पे हुआ है जहाँ पे आप कुछ सर्विस दे रहे हो और आपके इस कंसिडरेशन पे कोई भी GST का अमाउंट नहीं लगेगा. समझा? तो लेट्स से सैलरी आपका 95 लाख था, परक्विजिट 5 लाख, 1 करोड़ का पगार था, तो इस पे एक फूटी कौड़ी का GST का इम्प्लीकेशन यहाँ पे नहीं आएगा, राइट. बट जब क्या है, आप होटल ओके आपको सर्विस दे रहा है और आप पैसा दे रहे हो, तो भैया होटल ने तो पक्की आपको कितने की सर्विस दी है? 25 लाख की दी है. ओके, एज सिंपल एज दैट. और इसीलिए यहाँ पे 25 लाख को टिक किया जाएगा. आई होप दैट मेक सेंस दैट द ट्रांजैक्शन इज ओनली वेरी डिफरेंट. ओके, डन. नेक्स्ट, फोर्थ, द अकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू US रेसिडेंट एंड सिटीजन द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी. तो यहाँ पे दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि भैया होटल डिवीजन प्रोवाइडेड अकोमोडेशन सर्विस टू ए US सिटीजन फॉर अ वेडिंग सेरेमनी. The total amount was 2 crores for such services was paid by an individual residing in Delhi on behalf of the US resident. The amount was received by Mumbai, Maharashtra Office of Hotel Division. ठीक है. तो the amount was received by the Mumbai Office of Hotel Division. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. अब क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे कि बॉस ये जो होटल है जो उदयपुर में था, उसने ये US सिटीजन को सर्विस दी है. अब इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? तो बेटा सिंपल सी बात है, होटल उदयपुर में है तो 12(3) लग जाएगा और प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या आएगा? होटल उदयपुर. एंड आई एम सो सॉरी, 12(3) नहीं लगेगा. ये कौन सा लगेगा? सेक्शन 12 लगेगा, 13 लगेगा? 13 लगेगा ये. समझा? 13 लगेगा ये, क्योंकि 1 इज इन इंडिया एंड 1 इज आउटसाइड इंडिया. पर उसमें भी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? लोकेशन ऑफ इमूल प्रॉपर्टी. तो वो हो जाएगा उदयपुर. एज सिंपल एज दैट. ठीक है. नेक्स्ट,
इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लीज ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट रिसीव्ड फ्रॉम MIDC। अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, सुनिए। यहाँ पे सिनेरियो कुछ ऐसा हुआ है कि बॉस MIDC है, ठीक है। MIDC ने लॉन्ग टर्म लीज पे दिया है आपको ये प्लॉट, समझा? आपको यानी श्रेयांश लिमिटेड को, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे ई पॉइंट में, तो क्लियरली वैसा सीन हुआ है कि अपफ्रंट अमाउंट ऑफ लीज प्रीमियम ऑफ 20 crores फॉर अ पीरियड ऑफ 50 years was given and the company also paid location charges in addition to the said premium, right? लोकेशन चार्जेस यानी कि मुझे ये ही लोकेशन चाहिए, प्रीफर्ड लोकेशन चाहिए बेसिकली, उसके लिए आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देते हो। तो ओके, आपको अपने 20 करोड़ भी दिया है, 5 करोड़ भी दिया है, ये पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा बेटा। टैक्सेबल पता है क्या होगा? जो पीरियोडिक रेंट होता है ना, जो आपको हर साल अभी देना पड़ेगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपीस पर एनम, ये आपको 30 साल तक देना है। आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट पीरियोडिक रेंट, ये टैक्सेबल हो जाएगा। पर ये जो अपफ्रंट प्रीमियम है प्लस लोकेशन चार्जेस, ये एग्जेम्प्ट होगा। कब? जब आप कोई भी क्या है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से लॉन्ग टर्म लीज पे क्या है कोई भी ज़मीन लेते हो, ठीक है। और ये दोस्तों हम लोगों ने अपने चार्ट बुक में भी क्लियरली एक्सप्लेन किया है। जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया? यस, चेक, देखा है फ्रेंड्स? यस, कि ये यहाँ पे ट्रांजैक्शन में ये पार्ट दिया गया है, ये एग्जाम्प्ट है और ये वाला टैक्सेबल। Got it friends? Got it? ओके, ठीक है, चलो डन। तो यहाँ पे GST एग्जेम्प्ट अंडर 25 करोड़, परफेक्ट, डन। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, वी आर लुकिंग आउट फॉर वी लुक स्मार्ट लिमिटेड। क्या बात है, कॉन्फिडेंस तो देखो बेटा इसका। बात हो रही है यहाँ पे द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन विद GST इज पेबल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर राजस्थान स्टेट, ठीक है। अगेन लेट्स फोकस। तो यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है क्या, वी लुक स्मार्ट लिमिटेड की, जिसको अभी से एज अ कंपनी ही बोला जाएगा, ठीक है। अब एक रिटेल चेन है इंडिया में, इट हैज़ मल्टीपल रिटेल स्टोर्स विद इट्स कॉर्पोरेट ऑफिस लोकेटेड इन मुंबई, ठीक है। तो कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ पे है इसका? कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ पे है? कुछ ज़्यादा ही इसका ठीक है। The GST registrations are across all the states. Okay. And it operates in retail stores. The company undertook following transactions during the month of April. ठीक है, ओके। अब सिंपल सी बात है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन विच GST इज पेबल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर राजस्थान स्टेट इज, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई ढूंढना है नेट GST पेबल। तो दोस्तों इसके लिए आप ये वाला ट्रांजैक्शन देखिए, राइट, ये वाला देखिए, ओके। बिकॉज दूसरा सब गुजरात में हो रहा है, अपने को राजस्थान का ही देखना है।
तो सप्लाइड गुड्स 100 crores थ्रू इट्स रिटेल स्टोर्स एंड ऑफर्ड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2 crores टू इट्स कस्टमर्स इन द स्टेट ऑफ राजस्थान ड्यूरिंग द मंथ। तो बेटा रिटेल स्टोर है, यानी कि गुड्स लो, पैसा दो, निकलो। ओके, तो ऑन द स्पॉट ही डिस्काउंट दिया गया है। तो क्लियरली दोस्तों मैं ये अज्यूम करता हूँ कि भाई उन्होंने अपने इनवॉइस में भी रिकॉर्ड किया होगा। फ्रैंकली अगर वो इन्फॉर्मेशन दे देते तो बेहतर होता, कोई गुंजाइश ही नहीं होती फिर अगर वो दे देते तो, बिकॉज वो क्लियरली फिर 15(3)A में आ जाता, राइट। पर ठीक है, वी विल अज्यूम दैट। तो यहाँ पे 98 करोड़ का आ जाएगा। दूसरा दोस्तों अगर हम बात करें पॉइंट डी की, तो द कंपनी रिसीव 2 crores इन अप्रैल एज पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स मेड इन द मंथ ऑफ जैन ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ओके, इन जयपुर राजस्थान। तो क्लियरली दोस्तों ये 2 करोड़ भी क्या है, एज पर 15(2)D आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाएगा 100 करोड़ एज द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन विच GST विल बी पेबल, ठीक है। इन रिलेशन टू इंसेंटिव पे टू घमश्याम दास इन गुजरात क्या होगा? तो यहाँ पे दोस्तों सीन कुछ ऐसा था कि अगर आप ध्यान से देखेंगे बी वाला पॉइंट, कि ये घनश्याम दास अ रिटेलर इन गुजरात परचेज गुड्स वर्थ ₹5 lakh in the month of January preceding financial year. Subsequently, the company offered an incentive on such purchase to Ghanshyam Das by issuing a commercial credit note of 50,000 in the month of April. Okay, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लोगों ने वी लुक ने घनश्याम दास को इंसेंटिव दिया है, कितने का? 50,000 का, बाय इशूइंग अ क्रेडिट नोट, ठीक है। अब समझिए इस बात को, इंसेंटिव दिया है मैंने घनश्याम दास को, बहुत समझने की ज़रूरत है। क्रेडिट नोट इशू कब किया जाता है? या तो सेल्स रिटर्न में, या तो मैंने गुड्स डेफिशिएंसी में दे दिए हैं और लेट्स से गुड्स पहुंचे 1 लाख की, पर मैंने बिलिंग 2 लाख का कर दिया है, समथिंग लाइक दैट। थर्ड, जब मैंने पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दिया, यानी मैंने बोल दिया था पहले से ही कि भाई सुन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो भाई तुझे मैं डिस्काउंट दे दूंगा आफ्टर आई हैव सप्लाइड, राइट। तो अगर तूने मंथ एंड पे लेट्स से 1 करोड़ का परचेज किया तो 10% डिस्काउंट, 5 करोड़ का किया तो लेट्स से 20% डिस्काउंट, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि वो आफ्टर सप्लाई डिस्काउंट है 15(3)B के तहत, ओके। और उसके रिलेशन में क्रेडिट नोट इशू किया गया है। अब दोस्तों अगर आप गौर से देखेंगे तो ना यहाँ पे सेल्स रिटर्न वाला सीन है, ना यहाँ पे गुड्स डेफिशिएंसी वाला सीन है, ना यहाँ पे पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट वाला कोई सीन है। बस मन हुआ तो दे दिया इंसेंटिव, ना वो अग्री हुआ था पहले, ना वो डिस्कस हुआ था, राइट। ना रिसीवर ने कोई ITC रिवर्स किया, ना इट इज लिंक टू स्पेसिफिक इनवॉइस, राइट। बस इतना बोल दिया है कि भैया जनवरी मंथ का कुछ था, गुड्स परचेज किया था, उसका अभी दे दिया इंसेंटिव। तो दोस्तों क्लियरली जब आपको इंसेंटिव देते हो वो डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है पहले से, कि ऐसा ऐसा काम करोगे तो आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। पर ये एक एडहॉक इंसेंटिव है, ये क्या है? एक एडहॉक इंसेंटिव है। और जब एक एडहॉक इंसेंटिव, एक एडहॉक डिस्काउंट दिया जाता है किसी को, तो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर GST में कोई भी वैल्यू नहीं है, उसका कोई अमाउंट आप रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। डिड यू गेट दैट? यस। और इसीलिए दोस्तों सिंपल सी बात है, क्या ये 50,000 जो है उसका आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इन रिलेशन टू इंसेंटिव पेड टू घनश्याम दास इन गुजरात, द कंपनी शेल रिवर्स proportionate ITC. There is no GST complication on company and Ghanshyam Das. Ghanshyam Das shall reverse ITC. Company shall reduce liability and Ghanshyam Das shall increase the liability. बेटा क्लियरली यहाँ पे ऑप्शन इज बी, ना सप्लायर कुछ करेगा नहीं रिसिपेंट कुछ करेगा, बस एक ही इम्प्लीकेशन होगा, और वो टैक्सेशन का कुछ नहीं है, वैल्यू का है। यानी घनश्याम दास उतना क्या है, कम पैसा देगा वी लुकअप को, ठीक है, वी लुक को, सॉरी, उसका GST में कोई इम्प्लीकेशन नहीं है, ना सप्लायर का लायबिलिटी रिड्यूस होगा, ना रिसीपेंट ITC रिवर्स करेगा, कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। दैट्स इट, डन।
इन रिलेशन टू स्लॉटिंग फी चार्ज्ड। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता ही होगा, बड़े बड़े रिटेल स्टोर जैसे डी मार्ट है, बिग बाज़ार है, कौन से स्लॉट में आपको आपका चीज़ डालना है वो बहुत ज़रूरी है। उसका भी पैसा दिया जाता है बाय ब्रांड्स टू दी स्टोर्स, सो दैट जो बहुत ही क्या है प्रॉक्सिमिटी वाला स्लॉट है, राइट, कस्टमर वहाँ से माल फटाफट से खरीदेगा, राइट। तो वो बहुत सोच समझ के स्ट्रैटेजिकली डिस्कस किया जाता है, और स्लॉटिंग फी इस तरह से मैन्युफैक्चरर्स को चार्ज किया जाता है टू कीप देयर प्रोडक्ट्स ऑन शेल्फ फॉर सेल। अब द कंपनी हैज रिसीव्ड 5 crores फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल फॉर कीपिंग देयर प्रोडक्ट्स इन द स्टोर फॉर सेल इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, द पेमेंट मेड फॉर द सेम इज रिसीव्ड by Mumbai head office and the invoice for the same was issued by हरियाणा रजिस्टर्ड कंपनी। तो हरियाणा के रिटेल स्टोर ने ये वेस्ट बंगाल के मैन्युफैक्चरर को भेजा है, समझा, इनवॉइसिंग किया है, किसका, स्लॉट फीस का। ठीक है, अब आपको बताना है क्या कि भैया क्या चार्ज होगा, टैक्सेस पेबल बाय हुम, बाय द कंपनी इन हरियाणा, इन वेस्ट बंगाल, इन महाराष्ट्र, या इट इज़ एग्जेम्प्ट। तो क्लियरली दोस्तों जो इनवॉइसिंग करेगा वही उस पर टैक्स भरेगा, राइट। एंड क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस केस हरियाणा विल पे द टैक्स, गॉट इट, यस। और क्लियरली यहाँ पे स्लॉटिंग फीस है, जनरल प्रोविजन में आ जाएगा 12(2) में, प्लेस ऑफ सप्लाई रिसिपेंट इज रजिस्टर्ड पर्सन, तो यहाँ पे IGST ही लगाएगा वो, जो कि पूछा नहीं है, बस जस्ट मेकिंग श्योर कि आपको ये पता है चीज़ कि इनवॉइस में रेज करूँगा तो भैया मुझे ही लगाना है टैक्स उसको, और मैं ही टैक्स चार्ज करके कलेक्ट करके पे भी करूँगा। सो होप दैट मेक सेंस। ठीक है, ये केस है। और अगर रिसिपेंट मुझे पेमेंट नहीं देता, किसी और को देता, डजेंट मैटर, मैंने इनवॉइस रेज किया ना, मुझे ही गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, समझा, दैट्स इट। बिकॉज गुनेगार तू ही है, तूने ही सप्लाई की है ये सर्विस, तो तुझे ही फिर क्या है उसका भुगतान करना पड़ेगा GST का। ठीक है, एब्सोल्युटली डजेंट मैटर माय डियर फ्रेंड्स कि पेमेंट किसको मिला है, बस फोकस यही करो कि इनवॉइस किसने रेज किया है। ओके, एंड ऑब्वियसली सप्लाई भी किसने किया है, राइट, दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, the tax on penalty received on account of delayed payment of consideration is payable at the time of filing of return of what? Okay, तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स क्लियरली अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे द टैक्स ऑन पेनल्टी रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, तो अब ये डिलेड पेमेंट आपको कहाँ मिला है बताओ। यहाँ मिला। So the company received 2 crores in April as penalty for delayed receipt of consideration from its customers for sale of goods made in the month of January on the preceding financial year in the retail store जयपुर राजस्थान। ओके, राजस्थान वाले को ये पैसा मिला है, राइट। और कब पैसा मिला है ये, अप्रैल में। तो टाइम ऑफ सप्लाई इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी का कब होता है क्लियरली, तो दिस इज इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स, तो ये 12/6 आ जाएगा, तो दैट इज डेट ऑफ पेमेंट। और पेमेंट कभी हुआ अप्रैल में, अप्रैल में ही आएगा फ्रेंड्स, गॉट इट, गॉट इट। द GST ऑन रेंटल अमाउंट ऑफ अपकमिंग स्टोर नियर अहमदाबाद शैल बी। ओके, तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स सीन कुछ ऐसा है कि भाई आपने एक लोकेशन ढूंढ लिया है बस, ओके, अपकमिंग रिटेल स्टोर का, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी कहाँ पे है, अहमदाबाद में। द सेड स्टोर लोकेशन इज आउटसाइड द म्युनिसिपल लिमिट्स, द रेंटल पेएबल इज 50 lakhs विच इज पेड टू द ओनर रजिस्टर्ड इन अहमदाबाद।
तो लैंडलॉर्ड कहाँ पे है इसका? अहमदाबाद गुजरात। और वो ये 50 लाख का बिलिंग कर रहा है। ओके, टू हुम? टू हुम? ओके, तो क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनवॉइस फॉर द सेम इज इशूड टू द रिस्पेक्टिव रजिस्टर्ड ऑफिस इन गुजरात। तो ये रजिस्टर्ड ऑफिस किसका है? वी लोग का। तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे लग जाएगा CGST और SGST 18% के हिसाब से 9%, 9%। ठीक है, अब तेल लगाने का है बेटा कि पेमेंट आपने एट द एंड ऑफ द डे ओके कहाँ से किया है। लेट्स से पेमेंट यहाँ पे क्लियरली बोला है कि हैज बीन डन बाय हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी एज इट फॉलो सेंट्रलाइज रेंटल अग्रीमेंट। ठीक है, ठीक है, पेमेंट वहाँ से करो भाई। पर आपने इन्वॉइसिंग जिसको किया है GST उसको ही चार्ज करना पड़ेगा, बिकॉज आप उसी का GST नंबर डालोगे रिटर्न फाइल करते वक्त, राइट। तो क्लियरली यहाँ पे आ जाएगा CGST SGST। तो 4.5 lakhs 4.5 lakhs पेबल बाय द ओनर इन गुजरात, बिकॉज सप्लायर इज इन गुजरात, रिसिपेंट इज इन गुजरात, राइट। नेक्स्ट, for the empty cargo containers transported to Mumbai warehouse, what will happen? दोस्तों empty cargo containers अगर आपको याद होगा तो क्लियरली वहाँ पे क्या लिखा है कि no e-way will be generated, because सिंपल सी बात है दोस्तों, there are certain situations जहाँ पे ई-वे बिल कभी जनरेट करना ही नहीं पड़ता। ठीक है, डन, दैट्स इट। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, सीधा आते हैं क्वेश्चन 12 पे। ओके, मिस्टर मोटालाल इज एंगेज्ड इन होलसेल बिजनेस ऑफ ड्राई फ्रूट्स। किसी ने बहुत बढ़िया सा जोक मारा था अभी कि ड्राई फ्रूट्स को हम लोग जो फार्मर है वो ड्राई फ्रूट्स को इतना टाइम लगा देते हैं ड्राई करने में, राइट, और वही ड्राई फ्रूट्स को हम लोग भिगो के खाते। ओके, नॉनदलेस ही इम्पोर्टेड 5150 kgs ऑफ आलमंड्स फ्रॉम कैलिफोर्निया। ठीक है, पोस्ट इम्पोर्टेशन ही डिड नॉट क्लियर देम फॉर होम कंजम्पशन, वो सीधा कस्टम वेयर हाउस लेके गया उसको। ठीक है, बट ड्यू टू रेनोवेशन वर्क विच इज़ गोइंग ऑन इन हिज रिटेल स्टोर। ठीक है, फेयर। अब मिस्टर बंसी लाल जो वेयर हाउस कीपर है इज ऑफ द व्यू दैट the titular rights of almond vests with him and Mr. Mohanlal has no access to them. However, Mr. Motalal wishes to inspect them and ensure कि वो deteriorate नहीं तो हुआ ना भाई, right, and just show them for sale to Mr. मनोहर लाल। ठीक है, तो आज सिंपल सी बात है, जो मोटा लाल है वो इम्पोर्टर है, उसने होम कंजम्पशन में ना डाल के उसको वेयर हाउस में डाल दिया है। अब बंसी भाई को ऐसा लग रहा है कि उसका ही गुड्स है, जब तक वो वेयर हाउस बंसी का खुद का टिट्यूलर राइट्स है उसके पास। ऐसा नहीं है भाई, मोटालाल के पास कुछ राइट्स है, और ये हम लोगों ने हमारे चार्ट बुक में भी दोस्तों क्लियरली क्या अच्छे से कवर किया था वेयर हाउसिंग चैप्टर में, राइट, जहाँ पे यू सर्टनली हैव फ्यू राइट्स एज द ओनर ऑफ दोज गुड्स। तो यू हैव द राइट टू इंस्पेक्ट द गुड्स, you have the right to ensure that the goods do not deteriorate or get damaged. You have the right to sort them. You have the right to show the goods for sale. तो क्लियरली दोस्तों मोटालाल के पास ये सभी राइट्स है, ये एक्सरसाइज कर सकता है, अपने ग्राहक मनोहर लाल को दिखा सकता है, खुद इंस्पेक्ट कर सकता है, राइट, और खुद इंश्योर कर सकता है कि ये गुड्स का क्वालिटी डिटोरिएट ना हो, डैमेज ना हो। ठीक है, तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे जो सीन है वो आपको चेक करना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स अगर आप देखने जाए that the view taken by Bansilal is clearly incorrect, okay, and which is why, right, either the option B, C या D ही देखना है आपको। तो B में बोला है however मिस्टर मोटालाल कैन ओनली इंस्पेक्ट, नहीं भाई, वो दूसरी दो एक्टिविटीज़ भी कर सकता है।
नेक्स्ट में बोला है इंस्पेक्ट द गुड्स एंड इंश्योर क्वालिटी बट देयर आफ्टर ही कैन नॉट शो। नहीं भाई, तीनों चीज कर सकता है, इसीलिए डी वाला ऑप्शन ही आएगा। समझा? he can inspect the goods, ensure that they do not deteriorate, and third is he can also show them to Manohar Lal for sale of goods। समझा? अच्छा लगा मुझे, ये एक्चुअली पूछा जा सकता है सब्जेक्टिव में भी कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ द importer of goods who has stored them in the warehouse। गुड वन, आई थिंक दिस इज अ गुड वन। ठीक है, okay, question number 13, Mr. Dinkar, my dear friends, is the owner of Dinkar Associates, which is registered in Ahmedabad. Remember that very well, right? And he's engaged in various goods services in domestic and both export market। मंथ है फरवरी का। चलो, बेसिकली आउटवर्ड सप्लाई दिया है, फिर इनवर्ड सप्लाई का डेटा दिया है, और आपको ढूंढना है नेट जीएसटी पेएबल। जनरली जो रेट एप्लीकेबल है दोस्तों वो क्या है? 18%। ओके, परफेक्ट। दूसरा ओपनिंग बैलेंसेस वगैरह दिए हैं, एंड हाँ दूसरा एक्सक्लूसिव सब है, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, एंड दैट्स इट। ठीक है, शुरू करते हैं माय डियर फ्रेंड्स आउटवर्ड सप्लाई से। आउटवर्ड सप्लाईज के केस में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मैं डिस्कस क्या करने वाला हूँ। आउटवर्ड सप्लाईज कौन सा टैक्सेबल होगा, कौन सा एग्जेम्प्ट होगा, और नेचर क्या होगा, C+S लगेगा या I लगेगा, सेम विथ इनवर्ड सप्लाई। ठीक है, बाकी का दोस्तों आपको पता ही है पेमेंट ऑफ टैक्स का कैसे करना है वगैरह। मेन अपना ऑब्जेक्टिव यही है कि आउटपुट टैक्स क्या है पहले वो फाइंड आउट कर लो, ITC क्या है वो फाइंड आउट कर लो। ठीक है, और कितना है, C कितना है, S कितना, I कितना है, दैट्स इट। ठीक है, दूसरा सब आप देख सकते हो। सो आई थिंक दैट डिस्कशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सो लेट्स डू दिस। Transfer the tenancy rights of commercial complex located in Vadodara for tenancy premium of 8 lakh to DB Morgan, Ahmedabad। Stamp duty and registration fee has already been paid। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों टेनेंसी राइट्स दिए गए हैं और वो कितने का है, 8 लाख रुपए का है। ठीक है, आई होप दैट मेक सेंस। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो क्या ये टैक्सेबल है? यस, कमर्शियल प्रॉपर्टी का है, तो सबसे पहले तो ये टैक्सेबल है माय डियर फ्रेंड्स। एंड दूसरा यहाँ पे लग जाएगा C+S। क्यों? क्योंकि जो रिसीवर है दोस्तों अपना वडोदरा का ही है, सिंपल सी बात है। एंड या दैट्स इट। तो सबसे वडोदरा का नहीं है, सॉरी अहमदाबाद का है। तो आपका जो बिल्डिंग है वो अपना वडोदरा का है, एंड रिसीवर जो है वो अहमदाबाद का है, तो गुजरात में ही है, तो C+S आ जाएगा। नेक्स्ट, hired out excavators and dumpers along with operators to mining leaseholders of Kutch, Gujarat for extracting and transporting minerals with the mining area for a period of 5 years। दोस्तों ये काफ़ी पॉपुलर एडजस्टमेंट है, मॉड्यूल का ही है कि आप हायरिंग का सर्विस तो दे ही रहे हो, पर साथ साथ में मैन पावर का सर्विस भी दे रहे हो, पर मेजर है कि आप भाड़े पे दे रहे हो एक्सकावेटर्स एंड डंपर्स, और उसके साथ साथ क्या है, मैन पावर जा रहा है। तो मेन ये कॉम्पोजिट सप्लाई और यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई है अपना हायरिंग आउट एक्सकावेटर्स एंड डंपर्स। ठीक है, तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे कॉम्पोजिट सप्लाई है, द क्लासिक केस ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई। एंड या एज सिंपल इज दैट कि भाई यहाँ पे जो रिसीवेंट है वो अपना कच्छ का ही है, और आप कहाँ पे अहमदाबाद के हो, तो अगेन C+S ही आ जाएगा। एंड या दैट्स इट। यहाँ पे 10 लाख प्लस 2 लाख 12 लाख का 18% आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 8 लाख का 18% आ जाएगा। अच्छा, इसमें माई बैड, ज़रा एक सेकंड रुक जाओ। यहाँ पे उन्होंने ना हायरिंग वालों का एक अलग रेट दिया है। यस, तो हायरिंग का रेट है 12% और मैन पावर का रेट है 18। तो प्रिंसिपल सप्लाई है तो यहाँ पे 18 नहीं आ जाएगा, कितना है पगले, 12%। समझा? यस। सप्लाई ऑफ गुड्स वैल्यूड 35 लाख टू चौकसी लिमिटेड, जामनगर, गुजरात, इंक्लूडिंग गुड्स वर्थ ₹10 लाख सप्लाई टू SEZ यूनिट, ओके, ऑफ चौकसी लिमिटेड इन गुजरात। तो ठीक है, इसमें से सिंपल सी बात है 35 लाख है, तो ये 35 लाख में से एक है 25, एक है 10। ठीक है,
10 लाख पे कोई लगेगा नहीं जीएसटी बिकॉज जीरो रेटेड सप्लाई है। 25 लाख पे डेफिनेटली 18% पे लग जाएगा जीएसटी। ठीक है, सी एंड एस आ जाएगा। आई होप दैट मेक सेंस, क्योंकि वो जामनगर में और आप अहमदाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट इज अग्री टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विस टू कृष्णा ऑफ सूरत who is an unregistered person in connection with newly commenced business for a consideration of 6,80,000 and advance of 1,50,000 has been received for the supply on 10th of February। तो यहाँ पे अगेन सिंपल सी बात है, आप सप्लायर हो, रिसिपेंट ये कृष्णा है और वो सूरत में है, और सिंपल सी बात है यहाँ पे भले रिसिपेंट रजिस्टर्ड नहीं है पर आप तो भैया रजिस्टर्ड हो और आपको रिसिपेंट का एड्रेस पता है कि वो कहाँ का है, तो कंसल्टेंसी सर्विस 12(2) में ही आता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी C+S ही आ जाएगा, बट 6,80,000 नहीं आएगा, 1,50,000 आएगा बिकॉज फेब्रुवरी में अभी एडवांस मिला है, तो एडवांस ही टैक्सेबल करेंगे 1,50,000, राइट, एंड 1,50,000 पे 18% कर देंगे। अगेन C+S ही आएगा। एक्सपोर्टेड गुड्स टू जॉर्ज एंड सी ऑफ USA FOB वैल्यूज, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, नील आएगा GST बिकॉज जीरो रेटेड सप्लाई अगेन। नेक्स्ट, sold a heavy machinery purchased from Japan to धूमकेतु प्रेटर्स इन मुंबई, तो क्लियरली यहाँ पे दोस्तों IGST आ जाएगा और 5,10,000 पे 18% लग जाएगा। ठीक है, तो परचेज किया था मशीनरी जापान से, जो बेचा है आपने धूमकेतु को इन हाई सीज, आई एम सो सॉरी, इन हाई सीज बेचा है। हाय 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 हाय, ओके, तो 5,10,000 को आप नॉट अ सप्लाई गिनेंगे बिकॉज शेड्यूल 3 में अभी जैसे नहीं यार, यस और नो, यस, ओके। नेक्स्ट इज सप्लाइड गुड्स टू तिमाही कॉर्पोरेशन चाइना फॉर 12, कितना है, एक जीरो ज्यादा ऐड कर दिया, 12 lakhs ऑन 15 February। दीज गुड्स वर परचेज्ड फॉर, ओके, सप्लाइड गुड्स टू तिमाही, ओके, जो लगता है, लेट मी चेक, अभी वो आंसर में ही देखना पड़ेगा 12 लाख से कि क्या है, बट राइट नाउ वी विल कंसिडर दिस एज 1,20 lakhs। These goods were purchased for 10 lakhs from Jumsun Corporation Japan on 5th of February and were supplied in China without bringing them to India। तो सिंपल सी बात है, जमसन से खरीदा है आपने, आप कौन हो, आप दिनकर हो, और आपने फिर बेचा है तिमाही को। ठीक है, तो ये भी सप्लाई नहीं है, ये भी सप्लाई नहीं है, सिंपल, ये पूरा ट्रांजैक्शन ही शेड्यूल 3 में आता है, एंड ऑफ डिस्कशन। ठीक है, डन। नेक्स्ट इज गुड्स एक्सपोर्टेड टू जॉर्ज INC वर परचेज्ड बाय दिनकर एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर, तो आपने एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर इसे खरीदा था, तो आपने किसी से खरीदा, आगे एक्सपोर्ट कर दिया, आपने खरीदा था वो 7 लाख में एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर, एंड आगे यहाँ पे दिया है दोस्तों कि दिनकर पेड कंसेशनल रेट, राइट, एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर। गॉट इट, यस, कंसेशनल रेट, मेक सेंस, परफेक्ट। तो दोस्तों कंसेशनल रेट क्या है, 0.05%, CGST 0.05%, SGST। ठीक है, परफेक्ट, दैट्स इट। तो यहां पे माय डियर फ्रेंड्स, श्रवण जो है वो कहां पे है, कर्नाटका। मर्चेंट एक्सपोर्टर जो है खुद है वो दिनकर, वो गुजरात का। तो गुड्स ऑब्वियसली आपने ट्रांसपोर्ट किया है कर्नाटका से गुजरात, तो IGST ही आएगा यहाँ पे एट द रेट 0.01%, एक सेकेंड, माई बैड, 0.1%। ठीक है, बिकॉज 0.05 प्लस 0.05%। ठीक है, परफेक्ट, मेक सेंस। तो कितना होता है ये, 700 रुपया होता है,
करेक्ट। तो ये है, इसका आईटीसी मिल जाएगा उसको। ओके, और वो भी आईजीएसटी का। नेक्स्ट इज heavy printing machinery sold in high seas to Dhumketu was originally imported by Dinkar from Japan. Doesn't matter, it is not a supply. तो आईटीसी का क्वेश्चन ही नहीं है। Dinkar paid sales commission of 5 lakhs to Mr. Kanzo of Japan, his agent in connection with all the imports from Japan. तो दोस्तों अगर आप सोचेंगे यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे जो केंजो है वो कौन है? एक इंटरमीडियरी, एक एजेंट है। कहाँ पे बेस्ड है? जापान में बेस्ड है। तो केंजो ये सर्विस दे रहा है दिनकर को, राइट? तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे सेक्शन 13 एप्लीकेबल हो जाएगा, बिकॉज वन इज इन इंडिया, वन इज आउटसाइड इंडिया, राइट? एंड यहाँ पे दोस्तों अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे सेक्शन 13 लग जाएगा। और सेक्शन 13 में दोस्तों आपको याद ही है, इंटरमीडियरी सर्विस के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई आता है लोकेशन ऑफ सप्लायर। यस, तो केंजो का लोकेशन कहाँ है? जापान, प्लेस ऑफ सप्लाई भी जापान। ठीक है, डन। तो एलओएस एंड पीओएस बोथ आर इन जापान, दैट इज आउटसाइड इंडिया, नो जीएसटी। तो जीएसटी ही नहीं लगाया कुछ, समझा? यस। नेक्स्ट इज इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इटली, CF value for the purpose was 2 lakhs as ocean freight paid by exporter on transporter of goods through vessel from port of shipment to port of import. The value for the purpose of levy of IGST worked out by the customs was 9 लाख रुपया, राइट? तो दोस्तों ये पूरे 9 लाख पे क्या है, आप IGST पे कर दीजिए, जिसका आपको मिल जाएगा ITC। ओशन फ्रेट पे पहले क्या होता था? RCM लग जाता था, ऐसा कुछ था। पर अब सिंपल सी बात है, उसको बोल दिया है नहीं, कंसिडर इट एज अ पार्ट ऑफ द CF वैल्यू, एंड इसीलिए आपको इसका पूरा क्या है, ITC मिल जाएगा। ठीक है। परचेज रॉ कॉटन फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गारमेंट्स 12 lakhs फ्रॉम मिस्टर पूनावाला एन एग्रीकल्चरिस्ट इन कच्छ। दोस्तों ये क्लासिक एग्जाम्पल है RCM का, RCM विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे दिनकर को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। एंड मंथली रेंट ऑफ 35 लाख पेबल टू धर्म लिमिटेड गुजरात फॉर द रिटेल आउटलेट इन अहमदाबाद गुजरात। 1/3 ऑफ द टोटल स्पेस अवेलेबल इज यूज्ड बाय मिस्टर दिनकर फॉर रेसिडेंशियल पर्पज। तो 35 लाख में से भाई सिर्फ 2/3 का ही क्या है, 18% लेना, क्योंकि उसका ही ITC मिलेगा, रिमेनिंग का आपको नहीं मिलेगा ITC। ठीक है, डन, that's it। If you want to tally, we can just tally with the answer, yeah। तो जैसे दोस्तों टेनेंसी राइट्स C और S टैक्सेबल, हायरिंग C और S टैक्सेबल, फिर SEZ नील, उसी का वो जामनगर में था C+S, एडवांस ही टैक्सेबल करवाया है C+S, एक्सपोर्ट नील, IC इज नॉट अ सप्लाई, गुड्स परचेज्ड ओके फ्रॉम जापान सोल्ड टू चाइना नॉट अ सप्लाई। फिर आपका ये RCM वाला ट्रांजैक्शन यहाँ पे उन्होंने दिखाया है। ठीक है, अब ITC में गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मर्चेंट एक्सपोर्टर IGST 700 रुपया। फिर हैवी प्रिंटिंग मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम जापान फॉर IC सेल्स नॉट अ सप्लाई। गुड्स परचेज फ्रॉम जैमसन राइट, अगेन नॉट अ सप्लाई। सेल्स कमीशन अगेन नॉट अ सप्लाई बिकॉज LOS and POS is in जापान। इंपोर्टेड रॉ मटेरियल फ्रॉम इटली, तो पूरे ही 9 लाख पे 18% IGST। एंड रॉ कॉटन RCM C+S मंथली C+S राइट, और सिर्फ 2/3 आएगा।
डन, दैट्स इट। ओके, तो ये दोस्तों बहुत अच्छा डिस्कशन था। मुझे नहीं लगता इतना ट्रिकी था, ये काफ़ी मैनेजेबल था, बस थोड़ा लंबा था। आई होप दैट मेक सेंस। ठीक है, परफेक्ट। दोस्तों जब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन 14 में, तो यहाँ पे मिस्टर जिग्नेश है ऑफ दिल्ली हु बुक्स अकोमोडेशन थ्रू एन ECO planmytrip.com. ओके, प्लान माई ट्रिप लिमिटेड registered under GST in Uttarakhand in a newly established budget hotel, Paras Resorts Limited, located in Nainital, Uttarakhand. The turnover of PRL in current financial year is 18 lakhs. Okay. तो अगर देखने जाए तो सिंपल सी बात, एक छोटा सा क्या है डायग्राम अगर ड्रॉ कर दे अपन, तो भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पे PRL है, PRL लिमिटेड, ये है अपना PMTL, और ये है जिग्नेश भाई, बराबर। अब PRL जो है वो 1 लाख का इनवॉइस रेज करना चाहता है जिग्नेश पे, ठीक है। एंड बाय द वे द टर्नओवर इन करंट फाइनेंशियल ईयर इज 18 lakhs। और PRL कहाँ का है? उत्तराखंड, यूके का है। ओके, यूके उत्तराखंड में लिमिट क्या एप्लीकेबल है रजिस्ट्रेशन का? 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख? 20 लाख है भाई। 10 लाख सिर्फ MMT नागालैंड को है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। आर यू गेटिंग इट माय डियर फ्रेंड्स? यस, ओके। तो इसको तो भैया 20 लाख की एप्लीकेबल है, तो क्लियरली ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है। अब हुआ क्या है, PMTL collects the payment from Mr. Jignesh after deducting its fees and remits the balance to PRL. Advise PRL to whether it is required to obtain GST registration. Also, whether tax is required to be collected by PMTL provided by PRL to Jignesh through ECO. Determine the amount of tax to be. If yes, then determine the tax to be collected at source. सिंपल है बेटा, जब आपका होटल जो है, ओके, होटल अकोमोडेशन सर्विस जो क्या है ECO के थ्रू दिया जाता है। अगर होटल अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो आंख बंद करके पूरे ट्रांजैक्शन पे ECO ही टैक्स पे करेगा। तो पूरे 1 लाख पे बेटा अगर 18% है तो पूरा 18,000 ECO ही गवर्नमेंट को पे करेगा। उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये कि होटल इज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर, ठीक है। एंड PMTL इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट एनी TCS। क्यों? क्योंकि भैया टैक्स ही पूरे ट्रांजैक्शन पे क्या है, ECO भर रहा है, तो काय का TCS कटेगा? है नो TCS। गॉट इट? गॉट इट। नेक्स्ट, सपोज in the above case, other facts remaining the same, if PRL supplying accommodation service is registered, if PRL supplying accommodation services is also an ECO registered in Uttarakhand as TCS collector as well as regular taxpayer, since its aggregate turnover exceeds threshold limit, and PMTL has an agreement with PRL for booking the accommodation at the time when Jignesh books the accommodation, ascertain whether tax is required to be collected at source on services provided by PRL to Mr. Jignesh through ECO. If yes, determine the tax amount. And since 2 e-commerce operators are involved in the said transaction, who is required to collect TCS? तो यहाँ पे सीन ऐसा है बॉस कि इफ PRL is supplying accommodation service and is also an ECO registered in Uttarakhand as TCS collector as well as regular taxpayer, ओके, तो कुछ ऐसा है सीन, जिग्नेश भाई उसने ऑर्डर प्लेस किया है PMTL के साथ।
PMTEL ने उसे रीडायरेक्ट किया है PRL को, और PRL ECU भी है और सप्लायर भी है। तो ऐसे ECU को क्या बोलते हैं? सेलर साइड ECU। ये है बायर साइड ECU। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है अभी, चलो देखते हैं। क्वेश्चन ये बनता है मेरे दोस्त के इफ यस, अच्छा सॉरी, a certain whether tax is required to be collected at source under section 52 on services provided by PRL to Mr. Jignesh through ECO. A certain whether tax is required to be collected on services provided by PRL to Mr. Jignesh through ECO PMTL. If yes, determine the amount to be collected, and since two are involved, who is required to collect? तो TCS पे ही क्वेश्चन है भाई। तो क्लियरली इसका आंसर ये है माय डियर फ्रेंड्स। याद रखना, जब भी सेलर साइड ECO और सेलर एक ही होता है, मैंने फ्रैंकली एग्जांपल दिया था अमेजॉन बेसिक्स का और अमेजॉन का मेरे चार्ट बुक में। तो सिंपल सी बात है, उस केस में आपको फाइनली पैसा कौन रिमिट करेगा? PMTL। तो PMTL ही फिर क्या है? आपका TCS डिडक्ट करेगा। समझू बेटा? यस, यानी कि कौन करेगा डिडक्ट? बायर साइड ECU, दैट इज PMTL। गॉट इट? यस। कितना करेगा? तो ट्रांजैक्शन क्या 1 लाख का हुआ है ना भाई, तो 1 लाख पे 1% 1000। समझू बेटा? समझू? यस। ओके, फिर भी आई जस्ट वांट यू टू टेक, आई वांट टू टेक यू थ्रू द एंटायर आंसर। आ जाओ फटाफट से। तो इन्होंने ना राम कहानी पूरी लिखी है। ओके, यहाँ पे पूरा सेक्शन 22 का पूरा सिनेरियो है, 24 का सिनेरियो है, राइट, ये सब है। पर आप मुद्दे पे आओ सीधा। इन गिवन केस PRL प्रोवाइड सर्विसेज बाय द वे ऑफ होटल अकोमोडेशन, एंड सिंपल सी बात है, सर्विसेज बाय द वे ऑफ अकोमोडेशन वेयर द होटल इज नॉट रजिस्टर्ड, इन दैट केस 9(5) के तहत या 5(5) के तहत, इन दैट केस सिंपल सी बात है, ECO विल पे द टैक्स। ओके, तो होटल इज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर, एन एप्लीकेबल टैक्स विल बी पेड बाय ECO। ठीक है, दस इन दिस केस नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड। TCS भी क्या है? कलेक्ट नहीं होगा, वो हम लोगों ने कंक्लूड कर दिया। ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट, एज डिस्कस्ड अबव। ओके, क्या था? 1 सेकेंड रुक जाइए। हाँ, फर्दर द सप्लाई एंड अकोमोडेशन बाय PRL टू मिस्टर जिग्नेश इज इंट्रास्टेट सप्लाई since place of supply of services by the way, okay, ठीक है। Accordingly in given case place of supply in Uttarakhand and location of supplier is also Uttarakhand। ठीक है, as discussed above entire tax of 9,000, ठीक है, on 1 लाख will be paid by ECO। ठीक है, चलो, तो वो ECO वाला पूरा सीन केस नंबर 1 का यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गया है। ओके, परफेक्ट, डन। अब दूसरा केस, इन केस वेयर PRL इज रजिस्टर्ड अंडर GST बाय द वे ऑफ, ओके, प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन सर्विसेज इन होटल थ्रू ECO, नो लॉन्गर बी ए सर्विस नोटिफाइड अंडर FF, अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 FF। क्या? द रीजन फॉर द सेम is that services by the way of providing hotels are notified under 5 subsection 5 only where the person supplying such services through ECO is not liable. Consequently, the said service is subject to TCS under section 52. अभी यहाँ पे मुद्दे पे आ जाए, as discussed above, the supply of accommodation services by PRL to Jignesh is an intrastate supply CNS. Accordingly, in the given case, buyer side ECO PMTL is required to collect TCS.
1 लाख पे 0.5% CGST, 0.5% SGST. Got it? That's it. क्योंकि सेलर साइड EC और सेलर एक थे. ठीक है, ये हम लोगों ने किया है दोस्तों अपने चार्ट बुक में. आप ऐसे भूल मत जाया करो. टकाटक किया एकदम मस्त. बताता हूँ मैं आपको ऐसे कैसे. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे एग्जाम्पल भी बहुत इंटरेस्टिंग है. यस ऑरी. ओके, तो ये एग्जाम्पल दिया दोस्त. ठीक है, ये बहुत बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है यहाँ पे मैंने, तो यू कैन इजीली सी दैट. ठीक है, यहाँ पे मैंने गुड्स का एग्जाम्पल लिया, उन्होंने सर्विस का लिया. लाइक दैट्स द ओनली डिफरेंस. ओके माय डियर फ्रेंड्स, बात करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 15 की. और क्वेश्चन नंबर 15 में यही बोला गया है कि बॉस, एक बंदा है घुमघुम प्राइवेट लिमिटेड का, उसका ऑडिट शुरू हो गया है. ठीक है, अब जो टैक्स अथॉरिटीज है वो उसके ऑफिस पहुंच गई है ऑन दिस डेट. ठीक है, एंड दूसरा है कि उसने आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अवेलेबल करवाया ऑन दिस डेट. ठीक है, परफेक्ट. अब आपको ये पता लगाना है सबसे पहला कि क्या टाइम लिमिट के अंदर ऑडिट फिनिश हुआ है. तो आप अगर ये दोनों डेट को कंपेयर कर देते हो और जो भी डेट लेटर डेट होता है, तो यहाँ पे है वो कौन सा, 30/12/2023. यहाँ से आप 3 महीना गिनो तो आता है 30/3/2024. ठीक है, तो क्या यहाँ तक ऑलरेडी ऑडिट कंप्लीट हो गया है? आंसर इज यस. यहाँ पे दिया है उन्होंने कंप्लीशन का डेट. तो जो पहला आरोप है उनके अकाउंटेंट का कि मैक्सिमम टाइम लिमिट के बाद आपने ऑडिट कंप्लीट किया है, वो गलत है. एंड दूसरा, क्या मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स का आप ऑडिट एक साथ कर सकते हो? एब्सोल्युटली, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. सो आई जस्ट होप दैट यू अंडरस्टैंड दैट ऑडिट चैप्टर में से भी अगर आपको पता नहीं है ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट डेट, तो बहुत घातक साबित हो सकता है, बिकॉज वहां से ही आपको 3 महीना गिनना है. गॉट इट? तो ये सब चीज़ें क्या है याद रखो, स्पेशली जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स दिए है ना और क्लियरली कोई चीज़ को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, वो याद रखो, बिकॉज वो उस पर ईजिली क्वेश्चन बन सकता है. दैट्स इट. ओके, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो दोस्तों, अगोरा लिमिटेड ने एक्सपोर्ट किया जर्मनी में और उसके अगेंस्ट में IGST का रिफंड लिया है अपने इनपुट्स पे 50 लाख का. अब हुआ क्या है कि 50% तो क्या है एक्सपोर्ट का रियलाइजेशन हो गया है, बट दूसरा 50% उसका क्लाइंट बोल रहा है कि ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भैया नहीं हो पाएगा, आई विल फेल टू पे द बैलेंस अमाउंट. अब आपको ये डिटरमाइन करना है कि द अमाउंट ऑफ रिफंड दैट द अगोरा हैड टेकन, कितना उसे डिपॉजिट बैक वापस करना है. ऑल्सो डिस्कस द टाइम लिमिट विद इन विच इज परमिसिबल अंडर लॉ in respect of goods exported should have been realized by Agora. तो सबसे पहले तो सिंपल सी बात है यार, एकदम सिंपल है बॉस. मैंने बोला था क्या, एक्सपोर्ट होगा, करेक्ट, और उसके अगेंस्ट में मैंने ATC का रिफंड लिया है जो है 50 लाख. अब मेरा जो भी एक्सपोर्ट रियलाइजेशन है 50% मुझे बोल दिया गया है मेरे कस्टमर के नहीं मिलेगा, तो 50% मुझे भी वापस देना पड़ेगा. ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ नॉन रियलाइजेशन ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, सिंपल. और वो मुझे देना पड़ेगा विद इंटरेस्ट. ठीक है, और वो मुझे देना पड़ेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम वॉट एवर टाइम लिमिट इज गिवन इन फेमा. एज सिंपल एज दैट. ओके, तो जो भी टाइम लिमिट दिया है, ओके, उसके 30 दिन के अंदर मुझे दे देना है. ये क्लियरली क्या है लिखा भी, हम लोगों ने डिस्कस भी किया अपनी चार्ट बुक में अंडर रूल 96B कि द पर्सन टू हुम रिफंड made shall deposit the amount of refund to the extent of non-realization of sale
along with interest within 30 days of expiry of the time period allowed under FEMA Act. ठीक है, ये हो गया यहाँ पे. नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे वो है कि will your answer in part A differ if RBI writes off the requirement of realization? Yes. तो अकॉर्डिंग टू RBI, ओके, RBI अगर ये राइट ऑफ कर देता है तो इसको कुछ रिफंड देने की जरूरत नहीं है वापस. इट डज नॉट हैव टू डिपॉजिट बैक एनी अमाउंट ऑफ हिज रिफंड. अगर RBI बोल देता है नॉन रियलाइजेशन हुआ है, कोई बात नहीं, चलेगा, इसका रिफंड आप वापस उसे डिपॉजिट करने को मत बोलो. ये क्लियरली लाइन 96B में ही लिखी है बेटा, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ. You can check it here. No recovery shall happen if RBI writes off the requirement of realization of forex on merits of the ground. ठीक है. Next, C वाला point. Whether Agora can claim the refund back in case sales proceeds are realized at a later date? Yes. Hell yes. तो जो पैसा नहीं आया था, राइट, वो वापस आ गया. अभी रिसिपेंट बोल रहा है मेरा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट दूर हो गया, अभी तू पैसा ले चल. अब मैं तो मेरा रिफंड दे के बैठा हूँ ना, मैं तो वापस करके बैठा हूँ, तो वो वापस जो मैंने कर दिया था गवर्नमेंट को रिफंड, लेट्स से 50 लाख में से 25 दे दिया था, राइट, वो 25 मैं वापस ले लूँगा विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ सच रिफंड. मुझे मिल जाएगा. ये क्लियरली यहाँ पे लिखा है दोस्तों. बस मुझे वो एविडेंस प्रोड्यूस कर देना है जो रिक्विजिट है कि ये पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आ चुका है. तो विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रियलाइजेशन एंड रिकवरी, simple, you should produce the evidence and clearly get that refund back. Okay, काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये रिफंड का. पहली बार थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, ओके, रूल 96B से, पर जनरली दे आस्क अबाउट इज न्यूमेरिकल. सो कीप एन आई ऑन दिस कि अगर रिफंड छोड़ रहे हो तो ये मत छोड़ के जाना, बिकॉज ये पक्का देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि आ सकता है, राइट. नेक्स्ट इज question number 17. Discuss the case where a registered person is not allowed to furnish details of outward supply in GSTR1 or use IFF facility as enumerated in Rule 59. तो कौन से वो केसेस है जहाँ पे registered person is literally not allowed, prohibited to file GSTR1 or IFF? दोस्तों, if you all remember very well, we had done this in the returns chapter, जहाँ पे बाकायदा हम लोगों ने बोला था कि GSTR1 कब क्या है, गवर्नमेंट बोलेगा भाई तू फाइल ही मत कर, तू फाइल, तेरे को फाइल ही नहीं करने दूंगा भाई, तूने कांड ऐसे ऐसे किए हैं माँ कसम. तो वो कांड आपको याद करवाना है, राइट. तो सबसे पहला है कि रजिस्टर्ड पर्सन ने फर्निश ही नहीं की है 3B के रिटर्न्स फॉर द प्रीसीडिंग मंथ, राइट. नेक्स्ट, QRMP स्कीम वाला है तो भैया प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड आ जाएगा. अच्छा, रूल 88C और 88D के तहत या तो आपने टैक्स पे नहीं किया है या तो डिफरेंस एक्सप्लेन नहीं किया है, राइट, सिंपल सी बात है. एंड लास्ट इज माय डियर फ्रेंड्स कि आपने रूल 10A के तहत बैंक डिटेल्स फर्निश नहीं किए टाइम पे. नॉट हैपनिंग बॉस. ऐसे कांड करोगे तो गवर्नमेंट सीधा फिर बोलेगा तेरा 1 ही काटता हूँ मैं, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है 1 काट दिया है, नहीं, सिंपल सी बात है. रिसीपेंट सीधा चिल्लाएगा साले मैंने तेरे को पेमेंट कर दिया है GST का, ये 2B में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा है मेरे, राइट. सो दैट्स द ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18. वेरी नॉर्मल क्वेश्चन. एक छोटा सा ट्रिकी एडजस्टमेंट है यहाँ पे, बट अदरवाइज प्रीटी मच नॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू कस्टम्स वैल्यूएशन. आपको पता ही है फेवरेट सम होता ही है ये अपना इंस्टीट्यूट का. तो दोस्तों इसका एक छोटा सा क्या है, अपन उदाहरण यहाँ पे ही अच्छे से सॉल्व कर देते हैं. तो बात आती है दोस्तों एक इंपोर्टर की जिसका नाम है परमजीत. ओए, अरे परमजीत ओए, जो यूके से क्या है मशीन खरीद रहा है. अब उसमें हुआ क्या है कि the price of machinery was settled at 6,000 UK pounds, but then Paramjeet renegotiated the price, which the Oliver equipment, the exporter, also agrees to, and that was at 5,000 UK pounds. दोस्तों एट द एंड ऑफ द डे अपने को क्या चाहिए, ट्रांजैक्शन वैल्यू,
यानी ट्रांजैक्शन किस वैल्यू पे हुआ है, तो वो रीनेगोशिएटेड प्राइस पे ही हुआ है, यानी कि 5,000 यूके पाउंड्स, राइट। तो सिंपल सी बात है, कॉस्ट ऑफ मशीन क्या आ जाता है, 5,000 यूके पाउंड्स। नेक्स्ट, करेक्ट, ये हो गया आपका सॉर्ट। फिर क्या है, लाइसेंस फी है, ये रूल 10(1) वाला सीन है, ये भी 10(1) वाला सीन है। ये क्या है बताइए, ड्यू टू डीप ड्रॉट एट पोर्ट मशीन वॉज नॉट टेकन टू द जेटी इन द पोर्ट बट वॉज अनलोडेड एट द आउटर एनकरेज, द charges incurred for such unloading and transportation of machine from outer anchorage to jetty in barges were 50,000। ये बार्ज चार्जेस है दोस्तों, ये 10(2) का पार्ट है। अगर आपको याद होगा तो ये स्पेशली बात हो रही है जहाँ पे कोई बिग वेसल होता है, मदर वेसल होता है, वो हार्बर तक नहीं पहुँच पाता, तो छोटी छोटी बोट्स जो है उसको क्या है लेके जाना पड़ता है मदर वेसल के पास, वहाँ से गुड्स अनलोड होता है और फिर वो पोर्ट पे लेके आता है छोटी छोटी बोट्स के थ्रू। तो वो जो छोटी छोटी बोट्स है, ओके, उसके लिए जो खर्चा करना पड़ता है जिसको बोलते हैं लाइटरेज चार्जेस, बार्ज चार्जेस, राइट, वो माय डियर फ्रेंड्स आई होप आप समझ रहे हो कि बॉस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर ही आता है, यानी 10(2) के अंदर ही आता है। तो आई विल कंसिडर दैट। बिल ऑफ एंट्री 1510 को फाइल किया है, ओके, 100 रुपीज़ आपका CBIC का रेट है, 10% कस्टम ड्यूटी है, और एंट्री इनवर्ड्स आपका 1810 को है, रेट ऑफ एक्सचेंजेस 105। तो दोस्तों आपको पता ही है रेट ऑफ एक्सचेंज के केस में एंड रेट ऑफ ड्यूटी के केस में हम लोग क्या स्टैंड लेते हैं। रेट ऑफ एक्सचेंज हमेशा बिल ऑफ एंट्री का ही आएगा, 100 रुपया, राइट, एंड रेट ऑफ ड्यूटी दोस्तों विच एवर इज लेटर, तो विच एवर इज लेटर में 1510 एंड 1810, तो भैया आ जाएगा 15%, ओके, डन। तो ये केस है, तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सीधा आ जाएंगे रूल 10(1) पे, जिसमें है लाइसेंस फी। अब वो लाइसेंस फी आएगा कि नहीं पहले चेक करो। यस, द लाइसेंस फी was taken, that the license fee that the buyer was required to pay in UK as a condition for sale, okay, it was a condition to sale my dear friends, simple सी बात है, and in that case definitely 10(1) में वो ऐड हो ही जाएगा। तो कितना है वो, 500 UK पाउंड्स। तो इसमें आ गया अपना कस्टम्स FOB 5,500 UK पाउंड्स, ठीक है, परफेक्ट, डन है, डन है, डन है, डन है, ओके। उसके बाद इसका रेट ऑफ एक्सचेंज ले लो, क्योंकि आगे जो आपको अमाउंट दिया है वो बार्ज का उसने रुपीज़ में दिया है, समझा। तो फिर आप एक यहाँ पे फटाफट से $1 इज इक्वल्स टू 100 रुपया, तो ये कितना आ गया, ठीक। तो ये यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स कस्टम FOB रुपीस, ठीक है, परफेक्ट, परफेक्ट। नेक्स्ट इज रूल 10(2) कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट में माय डियर फ्रेंड्स मैं क्लियरली लेकर आऊंगा, अच्छा बाय द वे आई एम सो सॉरी, यहाँ पे बाइंग कमीशन नहीं आएगा, इसका डैश मार दो, ठीक है, डन। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट माय डियर फ्रेंड्स इज क्लियरली सिंपल, 50,000 आ जाएगा इसके अंदर रुपीस, करेक्ट, एंड ओके,
फ्रैंकली मुझे लगता है कि उन्होंने एक डेटा मिस कर दिया है क्लियरली, कि जो भी क्या है खर्चा लगता है वहाँ से यहाँ आने का, वो उन्होंने दिया ही नहीं है। ठीक है, देव जस्ट गिवन 50,000, सो वी विल लीव इट एट दैट। ओके, नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस ले लेंगे। क्लियरली इट इज़ नॉट असर्टेनेबल विच इज़ गिवन इन द लास्ट लाइन, तो वो कस्टम एफओबी वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दैट माय डियर फ्रेंड्स कम्स आउट टू बी 6187.5, 6188। तो ये फिर आ जाएगा 5,50,000 प्लस 50,000, 6188। That's it. ओके ठीक है, अभी उन्होंने यार ये किया है चीज़, तो आइडियली वही फॉलो करना कि लास्ट मोमेंट तक कोशिश यही करना कि आप जब तक क्या है वैल्यू निकाल लो तब तक पॉइंट में ही आंसर रखो। और फिर राउंड ऑफ सीधा करना बीसीडी में। व्हाट इज द रेट? 15% है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है माने छोटी छोटी बातें क्या अपने को पिस ऑफ करती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कि पॉइंट में कन्वर्ट करने का नहीं करने का। तो कीप इट एज अ थंब रूल ओनली, कि पूरा कंप्यूटेशन ख़त्म हो जाता है तो पॉइंट में ही रखने का। लास्ट में जब हम फाइनली ड्यूटी निकाल रहे तब आप राउंड ऑफ करो, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग दैट्स हाउ लॉ वर्क्स, राइट, नथिंग एल्स। ठीक है, वैल्यू तक कुछ राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा जब ड्यूटी करवा रहे हो तभी राउंड ऑफ करो। ठीक है, डन। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स इज क्वेश्चन नंबर, ओके वी आर डन विथ 18। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। बात कर रहे हैं हम लोग आयात एंटरप्राइजेस इंपोर्टेड गुड्स वाइड अ बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंटेड बिफोर द प्रॉपर ऑफिसर ऑन 15th of April। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला मुद्दा ये है कि प्रॉपर ऑफिसर ने डिसाइड किया है कि भैया दीज गुड्स विल बी सब्जेक्ट टू केमिकल टेस्टिंग, राइट। तो अभी आयात एंटरप्राइजेस को कौन सी वो कंडीशंस कंप्लाई करनी पड़ेगी बिफोर पेमेंट ऑफ ड्यूटीज मेड फॉर प्रोविजनल पर्पस? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज के एडवाइज आयात एंटरप्राइजेस कि what is the maximum time limit up to which PA should be finalized, and last is compute the interest payable। तो there are 3 questions। okay, सबसे पहला क्वेश्चन है, कभी भी अगर क्या है आप प्रोविजनल असेसमेंट के लिए आपका केस जाता है तो देर आर 2 compliances that you have to do it। फर्स्ट, आपको एक बॉन्ड देना पड़ेगा जहाँ पे यू मेक अ प्रॉमिस एंड यू से दैट बॉस जो भी डिफरेंशियल पेमेंट आएगा बिटवीन provisional assessment and the final assessment, you will pay that, right, and you will pay that with interest। second, आपको साथ साथ में सिक्योरिटी देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी, राइट, जहाँ पे अगर आप अपनी क्या है प्रॉमिस से घूम फिर गए तो बैंक विल रीइंबर्स द सेम टू द कस्टम्स डिपार्टमेंट। ये कंप्लायंसेस है। दूसरा, मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है पीए का, तो याद रखना आपका जब भी क्या है केमिकल टेस्टिंग होता है तो केमिकल टेस्टिंग से विद इन 2 months हो जाना चाहिए, पर अगर नहीं हुआ तो कमिश्नर के एक्सटेंशन से और 3 months ये एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, यानी टोटल 5 months। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेबल इफ एनी अंडर सेक्शन 18 ऑफ कस्टम्स एक्ट, assuming that PA was finalized on 30th June, finally assessing the customs duty at 2,80,000 and the differential duty was paid on the same day। तो अभी सिंपल सी बात है, आपका प्रोविजनल असेसमेंट हुआ है कभी अप्रैल में करेक्ट। तो जब भी कस्टम्स की बात आती है तो यहां पे हमेशा याद रखना आपका प्रोविजनल असेसमेंट जब भी शुरू हुआ है तो
उस महीने का पहला दिन यानी कि 1 अप्रैल से लेके फाइनल असेसमेंट आपका जब भी हुआ है तो इस केस में 30 जून ये दिन लेना और यहाँ पे जो भी डिफरेंस होगा वो आपको ले लेना, ठीक है। तो ईयर अप्रैल में आ गया 30 डेज, मई में आ गया 31, जून में आ गया 30 यानी कि आ गया 91 डेज। ओके, तो डिफरेंस कितना है? तो 2,40,000 असेस हुआ था एंड 2,80,000 इज व्हाट यू फाइनली असेस्ड। तो यहाँ पे 40,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, ओके, डिवाइडेड बाय 91 डिवाइडेड बाय 365 हो गया आपका इंटरेस्ट। ओके, काफ़ी अच्छा सम लगा मुझे कस्टम्स के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज एक ही तीर से 3 निशान माने इन्होंने, जहाँ पे टाइम लिमिट भी पूछा है, कंप्लायंस भी पूछा है और इंटरेस्ट का भी कंप्यूटेशन पूछा है। यू शुड टेक अ नोट ऑफ दिस एंड मेक श्योर दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड विथ सच सम्स इन एग्जाम, स्पेशली बिकॉज ये कंप्यूटेशनल है, ये स्टैटिस्टिक्स है जैसे मैंने बताया, ठीक है। एंड द लास्ट इज माय डियर फ्रेंड्स द थियरी क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू एफटीपी, जहाँ पे क्लियरली आपको बोला है प्लीज एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड सेलियंट फीचर्स ऑफ रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स स्कीम। ओके, RODTEP स्कीम। तो इसमें अगर हम लोग डिटेल में बात करें दोस्तों तो चुनिंदा पॉइंट सामने आते हैं। लेट्स टेक दैट वन बाय वन। ओके दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन जो है वो एफटीपी के रिलेशन में है विद रिस्पेक्ट टू रेमिशंस ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स स्कीम। वी विल क्विकली गो थ्रू द स्कीम फटाफट से, बिकॉज इसमें थियरी है, कुछ ज़्यादा है नहीं है सच। फ्रैंकली ये स्कीम क्या है पहले ये समझ लो। तो ग्लोबली ये तय किया गया कि बॉस देयर विल बी नो टैक्सेस एंड ड्यूटीज दैट विल बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, ओनली गुड्स एंड सर्विसेज शिल बी एक्सपोर्टेड एंड नॉट टैक्सेस एंड ड्यूटीज। यानी इंडिया का जो टैक्सेस एंड ड्यूटीज है वो कोई विदेशी बोन नहीं करेगा। आर यू गेटिंग इट? इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि भैया आज दे शुड बी आइदर एग्जेम्प्टेड और रेमिटेड टू एक्सपोर्टर्स, सिंपल, ठीक है। तो RE2D स्कीम एम्स टू रिफंड सच ड्यूटीज ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स एज आर अदरवाइज नॉट बीइंग रिफंडेड अंडर अदर प्रोविजंस ऑफ लॉ। The rebate under the scheme shall not be available in respect of duties already exempted, credited or remitted। ये इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। अरे जिस पे ड्यूटी ही नहीं लगता उसका किस चीज़ का रिबेट भाई? हाँ, किस चीज़ का रिबेट? जब पता ही है आपको कि आप अगर एज एन एक्सपोर्टर खरीद रहे हो माल, लेट्स से इनपुट ए, और इनपुट ए है ही एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, तो इस पे थोड़ी रिबेट मिलेगा। रिबेट किस पे मिलेगा आपको कि भैया इस पे लग रहा है जीएसटी एट द रेट 18%, फिर उस स्कीम में आपको मिलेगा ना रिफंड। नॉनसेंस, आ जाओ। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू रिफंड करेंटली द अनरिफंडेड, दैट इज ड्यूटीज, टैक्सेस, लेवीज एट सेंट्रल स्टेट लेवल borne on the exported goods, including prior stage cumulative indirect taxes on goods and services used in production of exported product and such indirect taxes in respect of distribution of exported goods। तो जो भी indirect taxes है उनका क्या है refund दिलवाया गया है यहाँ पे क्लियरली, सो दैट क्या है कि अगर वो refund मिल जाता है तो एक्सपोर्टर क्या करेगा, ओके, वो अपने कॉस्ट में ऐड नहीं करेगा, वरना तो क्या है उसके जेब से गया तो वो कॉस्ट में ऐड कर देगा, कॉस्ट में ऐड कर देगा तो वही फिर सेलिंग प्राइस में आ जाएगा और वही सेलिंग प्राइस वो कोट कर रहा है किसी और देश के इंपोर्टर को। देन यू आर क्लियरली एक्सपोर्टिंग टैक्सेस एंड ड्यूटीज अपार्ट फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज। तो सेलियंट फीचर्स क्या है कि रिबेट अमाउंट इज इशूड इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफरेबल ड्यूटी क्रेडिट या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप्ट्स विच विल बी मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक लेजर बाय CBIC। दूसरा, सच ड्यूटी शैल बी यूज्ड only to pay basic custom duty. The duty credit scripts are freely transferable. Credits can be transferred to other importers also. यानी आप अगर आपके पास वो ड्यूटी स्क्रिप्ट आ गया है
और आपको एनकैश करना है, अभी आप इंपोर्ट नहीं कर रहे हो तो कोई और इंपोर्ट कर रहा है उसको दे दो, वो आपको क्या है पैसा दे देगा, सिंपल. द रिबेट अंडर द स्कीम शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड, रेमिटेड और क्रेडिटेड. ठीक है, तो दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स. यहाँ पे दोस्तों खत्म होता है आपका आरटीपी का नवंबर 24 का डिस्कशन. ठीक है, दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स. आई होप दैट मेक सेंस. एंड कोई भी अगर क्या स्पेसिफिक डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेगा. एंड अगर आपको ट्रिकी क्वेश्चंस ऑफ आरटीपी चाहिए फॉर द लास्ट 6 attempts, then type RTP in the comment section. Thank you, my dear friends. Adios, amigos. Hasta la vista. This is your tax car teacher, CA Karanjit, signing off.